अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी किसी भी सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में चेंज करना। अभी हम कैसे चेंज करते हैं, कभी कभी हम मेल्ट करके चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम कोई कैंडल ले रहे हैं, जैसे हमारी अगर कैंडल है तो हम इसको सबसे पहले मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी। अब उस लिक्विड को अगर हम एक किसी भी बॉक्स में पुट कर दे रहे, किसी बॉक्स में पुट कर दे रहे, या किसी हाफ स्फेरिकल मीन्स जो हमारी सेमी स्फेयर होता है उस तरह के बॉल में अगर हम पुट कर देंगे तो वह उस तरह की शेप ले लेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर कोई हमारा इस तरह सिलेंड्रिकल कैंडल थी जो बाद में किस शेप में चेंज हो गई है, हाफ स्फेयर में चेंज हो गई है, तो इस तरह हम मेल्ट करके या किसी भी अदर मेथड से हम एक सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, इस पे क्वेश्चन है कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में चेंज किया गया, मेल्ट करके उसको बनाया गया, दूसरा शेप बनाया गया, तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हमेशा एक चीज कॉमन रहेगी, जब भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में हम पिघला के बनाएंगे मेल्ट करके जैसे भी, तो उसमें एक चीज कॉमन रहेगी। कॉमन ये चीज रहेगी कि जो मेल्ट के पहले वाली जो शेप रहेगी सॉलिड की और जो मेल्ट के बाद वाली जो शेप रहेगी सॉलिड की, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। क्योंकि जो मेल्ट के पहले जो शेप रहेगी उसकी जितना उसका मटेरियल रहेगा, उसी मटेरियल से हम बाद में दूसरी शेप बनाते हैं। जैसे अगर हम ये कैंडल लिए तो कैंडल को सबसे पहले मेल्ट किए, तो मेल्ट करने के बाद जितना वैक्स इसका या फिर उसी वैक्स को, जितना इसमें वैक्स मटेरियल लगा था, फिर उसी वैक्स मटेरियल से हम दूसरी शेप बना रहे हैं, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो हमेशा जब भी हम एक शेप से दूसरे शेप में सॉलिड को चेंज करते हैं तो दोनों शेप में जो दोनों शेप का वॉल्यूम होगा वो हमेशा सेम होगा, ऑलवेज वो सेम रहेगा। अब इसको समझने के लिए एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं। Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. यानी यहाँ पे आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें 3 स्फेयर गिवन है, तीनों मेटलिक स्फेयर है, एक ये स्फेयर, एक ये स्फेयर, एक ये स्फेयर। तो तीनों स्फेयर को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तीनों स्फेयर को हम मेल्ट करते हैं, मीन्स उसको पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद एक बड़ा सा स्फेयर बनाते हैं। तो जो बड़ा स्फेयर बनेगा उसी की रेडियस हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 हमारा स्फेयर गिवन है, तीनों स्फेयर को हम पिघलाते हैं। अब उस पिघलाने के बाद एक बड़ा स्फेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 3 स्फेयर है, यहाँ पे अब इन तीनों को पिघलाने के बाद तीनों को मिला के एक बड़ा स्फेयर हम बनाते हैं। तो इस बड़े स्फेयर के हमें क्या रेडियस होगी हमें फाइंड करना। ये तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि इन तीनों स्फेयर को पिघलाने के बाद इधर हम एक सिलेंडर बना सकते हैं जो उनका मटेरियल रहेगा, या कोन बना सकते हैं, स्फेयर बना सकते हैं, कोई भी हम शेप बना सकते हैं आगे ऐसे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो वॉल्यूम हमेशा सेम होता है। अब जैसे हमारे जो 3 स्फेयर गिवन है, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर, एक की 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हम एक की रेडियस को R1 ले लिए, एक की रेडियस को R2, एक की रेडियस को R3 ले लिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम नोट करेंगे R1 is equal to 6 centimeter, that is radius of first sphere. R2 is equal to 8 centimeter, radius of second sphere. R3 is equal to 10 centimeter. ये सारी गिवन है। अब हमें इन तीनों को पिघला के मेल्ट करके हम एक न्यू स्फेयर बनाए हैं, एक सिंगल स्फेयर न्यू। तो जाहिर सी बात है वो बड़ा बनेगा, क्योंकि इन तीनों को मिलाने के बाद मटेरियल और ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बड़ा स्फेयर बनेगा। तो बड़े स्फेयर जो यहाँ पे बना, इसी की हमें रेडियस फाइंड करना है। रिजल्टिंग जो हमारा स्फेयर है इसी की रेडियस फाइंड करना है। तो हम रेडियस को लेट कर लिए, लेट रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर इज इक्वल टू R। इसकी रेडियस को R कर लिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अब हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में हम मेल्ट करते हैं तो जो मेल्ट के पहले वाला जो वॉल्यूम रहता है और जो बाद वाला वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा सेम होता है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं पहले जो हमारा सॉलिड था वो तीन स्फेयर में ऐसे था, बाद में एक सिंगल स्फेयर में हो गया। तो इन तीनों का वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर, इन तीनों का वॉल्यूम और जो बाद में सिंगल स्फेयर बड़ा सा बना है इसका वॉल्यूम दोनों आपस में सेम होंगे। सो वी कैन राइट वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। ये हमारा रिजल्टिंग स्फेयर और ये 3 स्फेयर है, तो इनका वॉल्यूम, इन पूरे का वॉल्यूम और जो रिजल्टिंग स्फेयर इनका वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा, क्योंकि यही मटेरियल ले जाके हम इसको ये बनाया तो दोनों का सेम होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ 3 स्फेयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हम जानते हैं क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो अब यहाँ पे 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि 3 स्फेयर है। अब एक की रेडियस R1 है तो
4/3 पाई r1 क्यूब। पहले का हमारा वैल्यूम हो गया फर्स्ट स्फीयर का। सेकंड स्फीयर का वैल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r2 क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस r2 है। थर्ड स्फीयर का वैल्यूम होगा 4/3 पाई r3 क्यूब, क्योंकि इसकी रेडियस r3 है, इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। इसका वैल्यूम क्या होगा 4/3 और इसकी रेडियस r है तो 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 4/3 पाई कॉमन है सब में, तो तीनों में से हम 4/3 पाई कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा r1 क्यूब बचेगा, प्लस है प्लस ये तो निकल गया, r2 क्यूब बचेगा, प्लस है प्लस ये पार्ट निकल गया तो r3 क्यूब बचेगा, इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब हम क्या करेंगे इन सारे पार्ट्स को उधर ट्रांसफर करेंगे ताकि इससे कट जाए। यहाँ पे r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब यहाँ पे नोट हो गया, इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 पाई इंटू में 3/3 तो उधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और यहाँ 4 पाई क्या है इंटू में था उधर गया डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 पाई से कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या ओनली r क्यूब इधर बचेगा। अब यहाँ क्या r1 क्यूब है, r1 इज इक्वल टू 6 है, सो वी कैन राइट 6 क्यूब, प्लस r2 की जगह 8 है तो 8 क्यूब हो जाएगा, प्लस r3 हमारा कितनी यहाँ पे r3 क्यूब है तो r3 10 है, 10 क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू ओनली r क्यूब बचेगा, क्योंकि 3 से 3 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r क्यूब। दिस इंप्लाइज r क्यूब को हम पहले लिख लिए, इज इक्वल टू 6 का क्यूब 216 होता है, फिर प्लस है प्लस 8 का क्यूब 512, प्लस है प्लस 10 का क्यूब 1000 होता है, सबको ऐड करेंगे 1728 आएगा, r क्यूब इज इक्वल टू। लेकिन हमें r की वैल्यू फाइंड करना तो क्यूब उधर हटाएंगे, जब क्यूब का हम ट्रांसफर करेंगे उधर जाएगा क्यूब रूट हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1728। अब 1728 का क्यूब रूट होता है 12, तो 12 सेंटीमीटर। तो ये जो 12 सेंटीमीटर है ये हमारी रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर है, जो हमारा आंसर है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम 3 स्फीयर को कंबाइंड किए, पहले मेल्ट करके उनसे एक बड़ा स्फीयर हम बनाए हैं। तो बड़े स्फीयर बनाए तो दोनों का वैल्यूम हम इक्वल ले लिए, इक्वल लेके हम सॉल्व कर लिए।